देश के बहुत सारे किसान केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को डाल डाल करके तंग आ चुके हैं। कुछ लोग तो धरती माता को, बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं और जो केमिकल फार्मिंग करके उनको जो घाटा हो रहा है उससे भी वाकिफ़ हैं, और जो केमिकल का प्रोडक्ट खा करके मनुष्य बीमार हो रहा है, मर रहा है, तो उससे भी वो चिंतित हैं। तो ऐसे लोग तो केमिकल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि केमिकल छोड़ देंगे तो क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसा डर है। मित्र, मैं बहुत बार इस संबंध में प्राकृतिक खेती के विषय में बताता हूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सिद्धांत समझना है। तो सिद्धांत में 2-3 बातें मैं प्रमुख रूप से आज आपको बता रहा हूं। आप मेरे सामने गेहूं की फसल देख रहे हैं। इस खेत में पिछले 11-12 सालों से हम अपने इस फार्म हाउस में ना कोई यूरिया, डीएपी, पोटास लाए हैं और ना किसी प्रकार का फंजीसाइड, बीडीसाइड और इंसेक्टिसाइड लाए हैं। मेरी फसल, हमारे पड़ोस में जो किसान हैं उनकी फसल से 21 होती है, 19 नहीं होती। बस इतना आपको विश्वास दिला दूँ। समझना सिर्फ मित्र इतना है कि ये फसल हमारी धरती के ऊपर खड़ी है, तो इसको पालने का काम दो लोग इसको मिलके पालते हैं। एक है धरती माता और एक है जलवायु। तो जलवायु के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धरती के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक धरती की फर्टिलिटी का मानक है धरती में पाया जाने वाला ह्यूमस। आप मिट्टी की जांच कराते हो तो जीवांश कार्बन लिख करके आता है कि जीवांश कार्बन 0.2, 0.3, 0.4। मोटा मोटा देखा जाए तो देश की कृषि योग्य भूमियों में जो जीवांश कार्बन अथवा ह्यूमस, उसको 2 काम करिए, जीवांश कार्बन कहिए या ह्यूमस कहिए। तो जीवांश कार्बन की मात्रा बची है 0.3, होनी चाहिए 1%, यानी कि 70% जमीन की फर्टिलिटी में गिरावट आ चुकी है। इस बात को कोई देखता नहीं, समझने का प्रयास नहीं करता, बस एक ही धुन रहती है कि मुझे गेहूं बोना है और 50 कुंटल पैदा करना है, तो फिर हमें यूरिया, डीएपी, पोटास का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं अक्सर, जैसे मैं जीवामृत की बात बताता हूं तो लोग जीवामृत में ही केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ह्यूमस जो जीवांश कार्बन है, कार्बन बनता है कार्बनिक पदार्थ से। यानी इस खेत में हम कितना अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थ डालूं, और जब कार्बनिक पदार्थ बोल रहा हूं तो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है पशुओं का मलमूत्र, फसल की हार्वेस्टिंग के बाद फसलों के अवशेष, या इस गेहूं में किसी भी फसल में जो उगने वाले खरपतवार हैं, यही कार्बनिक पदार्थ हैं। अभी क्या हो रहा है कि पशुपालन कम हो गया, फसलों को हार्वेस्टर से कटवाने के बाद आग लगाई जाती है और खरपतवार को वीडीसाइड डाल के मारा जाता है। तो कार्बन खेत में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक तो कार्बन है, दूसरा है जीवांश। जीवांश का मतलब होता है जो खेत में मरे हुए जीवों का अंश। अब जब आपने दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए ज़मीन में ढेर सारा इंसेक्टिसाइड डाला है, तो वो जीवाणु तो गए मर। तो ज़मीन में कार्बन कम हो गया और जीवाणु लगभग ना के बराबर बचे। तो अब जब तक हम ज़मीन में जीवांश कार्बन को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम प्राकृतिक खेती की ओर कदम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं किसानों को अक्सर समझाता हूँ कि मित्र, मेरी बात समझें, नेचुरल फार्मिंग तो मुझे करनी पड़ेगी, और अगर देश के किसानों ने नेचुरल फार्मिंग नहीं की तो उनके ऊपर कर्ज का बोझ और ज़्यादा चढ़ेगा। यही नहीं, हम लोग जब मर के जाएंगे ना, तो जब हमारे बच्चे खेती करेंगे तो ये मिट्टी और बंजर हो चुकी होगी। तो मिट्टी को, ज़मीन की फर्टिलिटी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जीवामृत, ज़मीन में हम जितना अधिक से अधिक कार्बन डाल सकें और जंगल की मिट्टी से बना हुआ जीवामृत इसमें डालें।
जीवामृत हमेशा फसल की बुआई के पहले डाला जाता है, चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो। और अच्छा तो ये होता है, सबसे अनुकूल जो मौसम होता है वो जीवामृत का बरसात का सीजन ही होता है। 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ ज़मीन में हमको, अगर खेत में पानी भरा है तो उसमें इनाकुलेट कर दें। 20 लीटर जीवामृत लेके 40 जगह एक एक आधा लीटर फेंकाएं। अगर पानी नहीं भरा, स्लोप है, तो फिर हम 20 लीटर जीवामृत को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाएंगे और उसको बिखेर करके जुताई करेंगे। ये हो गया जीवामृत। मित्र, कई सारे हमारे मित्र किसान फ़ोन करते हैं कि साहब जीवामृत डाल दिया, कार्बन डाल दिया, लेकिन खरपतवार होंगे, उनका क्या? तो मैं फिर बोलता हूँ, अभी पीछे मैं खरपतवार के बारे में कई वीडियो बना चुका हूँ कि मैं अपने इस खेत में कोई भी वीडीसाइड नहीं डालता हूँ। खरपतवार के बारे में इतना बड़ा भ्रम फैलाया गया कि खरपतवार दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। ये भूमि का पोषण लेते हैं, भूमि से नमी लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं। मित्र, एक चीज़ समझना, प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। हमने तो गेहूँ बोया है, लेकिन खरपतवार तो हमने नहीं बोया, लेकिन फिर भी वो खरपतवार जमे हैं। क्यों जमे हैं ये समझना है। तो ज़मीन में जो फसल के नीचे जितने भी खरपतवार वो बने रहने दीजिए, वो फसल को आपकी हेल्प करते हैं। जो खरपतवार गेहूं के ऊपर आ जाए, मटर के ऊपर आ जाए, किसी भी फसल के ऊपर आ जाए, उसको हाथ से उखाड़ के वहीं डालना है। खरपतवार को बीडीसाइड लेके कभी मारना नहीं है, हमको मैनेजमेंट करना है, चाहे कुछ भी करें, लेकिन बीडीसाइड नहीं डालना। अब जो किसान, चूँकि हमने बोला कि इस फसल को ज़मीन पालती है और क्लाइमेट पालती है। क्लाइमेट में 2 चीज़ें हैं, एक तो है जलवायु, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे चने में, मटर में, सब्जियों में, फलों में बहुत सारे कीड़े लगते हैं, बहुत सारे बीमारियां लगती हैं। तो किसान कहता साहब कीड़े को क्या करेंगे, बीमारी को क्या करेंगे? तो मैंने बोला, अगर आपने ईमानदारी से ज़मीन में जीवामृत इनाकुलेट किया है तो भूमि जनित बीमारियां तो नहीं आएंगी, क्योंकि जीवामृत में कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक पैथोजन को वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो किसी भी फसल में भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी, बशर्ते जीवामृत फसल की बुआई के 1 महीना पहले डाल दिया जाए, क्योंकि 1 महीने का वक्त चाहिए उनको सॉइल में निगेटिव पैथोजन को ख़त्म करने के लिए। अगला, कुछ फलों में, सब्जियों में कुछ फ्लावरिंग की प्रॉब्लम्स हैं, फूड सेटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए देश का किसान नाना प्रकार के एंजाइम और एसिड यूज करता है। बाज़ारें पूरा मेडिकल की तरह भरी पड़ी हैं। एग्रीकल्चर का जो दुकान होती है उसमें देखेंगे आप हज़ारों प्रकार के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बीडीसाइड, जिब्रेलिक एसिड, फ्यूमिक एसिड, जाने क्या क्या। यहाँ आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं कहता हूँ संजीवनी खाद बनाइए। संजीवनी खाद एक वरदान है और लाखों किसानों ने इसके परिणाम देखे हैं। अब संजीवनी खाद कैसे बनती, तो मैं बोलता हूँ 1 एकड़ के लिए अगर 1 एकड़ टमाटर है, मटर है, चना है, फल है, कोई भी सब्जी, कोई भी फसल है जिसमें आपको बीमारी की आशंका है, फलों की फूड सेटिंग की दिक्कतें आती हैं, तो 1 एकड़ के लिए हमको जो संजीवनी बनानी है उसका मैं नुस्खा बता रहा हूँ। फिर 2 एकड़ को बनाना तो मल्टीप्लाई कर लेना, आधा एकड़ को बनाना तो घटा लेना। 1 एकड़ फसल में अगर संजीवनी 3 बार हमको स्प्रे करनी है तो क्या चाहिए? 30 किलो गोबर। गोबर गाय का हो, भैंस का हो, कोई परेशानी नहीं। 30 किलो नीम की पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, उनको कुचल करके ड्रम में डालना है। यानी 200 लीटर का एक ड्रम लेंगे, उसमें 30 किलो गोबर ताज़ा डाल देंगे और 30 किलो नीम की हरी पत्तियाँ कुचल करके डाल देंगे। पत्तियाँ कई किसानों को नहीं मिलेंगी तो उनको पहले से निमौली खरीद के रखना है। तो 30 किलो हरी पत्तियों की जगह 10 किलो निमौली चलेगी। निमौली भी नहीं मिलती, उनके आसपास क्षेत्र में अगर अकौड़े के पेड़ हैं तो 20 किलो अकौड़े की पत्ती चलेगी, या 20 किलो धतूरे की पत्ती चलेगी, या फिर 5 किलो सूखी हुई तंबाकू। तंबाकू की पत्तियां जो होती है ना, क्रॉप, जो सुखा करके प्रिजर्व करके रखी जाती, 5 किलो तंबाकू की पत्ती चलेगी। तो 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती और 3 किलो गुड़
और जितना मटेरियल है उस उतना और या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी, जैसे 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़, 63 किलो हुआ, तो हमको कम से कम 63 लीटर उसमें पानी डाल देना ड्रम में। इस ड्रम को धूप में रखना है। फिर 15 दिन में, 12 दिन में ये धूप जितनी तगड़ी होगी उतनी जल्दी बनेगा। जैसे मई जून का महीना है तो ये 6, 7, 8 दिन में बन जाएगा। अब फरवरी मार्च का महीना है तो ये 12 दिन में बन जाएगा। और जब ये दिसंबर और जनवरी का महीना होता है तो ये 15 दिन लेता है। मतलब धूप की इंटेंसिटी पर इसके बनने का वो समय लगता है। जब ये बन जाएगा तो इससे जितनी भी मात्रा बनी है, ये मैंने बोला 3 बार के स्प्रे के लिए, तो इससे आप 1/3 मात्रा निकालेंगे एक अलग ड्रम में, उसमें 150 लीटर पानी डाल देंगे और फिर उसको छान करके खेत में स्प्रे मार देंगे फसल में। जब स्प्रे मारेंगे, अगर फसल की पत्तियां चिकनी हैं तो इसमें थोड़ा सा निरमा मिला लेंगे या गुड़ मिला लेंगे, स्टिकिंग के लिए कि पत्ती में चपक जाए। संजीवनी खाद डालने के 2-3 बहुत अच्छे लाभ हैं। पत्ती को काटने वाला, पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा नहीं आएगा। दूसरा, जो हवा जनित बीमारियां हैं, वायु जनित बीमारियां, वो भी नहीं आएंगी। तीसरा, फलने की, फूलने की, फल के सेट होने की, फल को सड़ के गिर जाने की, इस तरीके की जितनी भी समस्याएं वो सब समाधान हो जाएगा। लेकिन मूल में क्या था मित्र? मूल में था कि धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। अब कई किसान जीवामृत नहीं बना रहे, कार्बन नहीं डाल रहे, लेकिन वो कहते हैं साहब मैंने आपकी संजीवनी डाली है। तो फिर सुनना, मैंने बोला संजीवनी, अगर भूमि जनित बीमारियां हैं और भूमि में ऐसे नेगेटिव पैथोजन हैं जो जीवामृत डाल के मैं नहीं ख़त्म कर पाया, तो भूमि जनित बीमारी तो फसल में आ चुकी है। इस बीमारी को संजीवनी खाद नहीं ख़त्म कर पाएगी, इसलिए भूमि में तो जीवामृत डालना है। अब जीवामृत डालना है, संजीवनी डालना, लेकिन अगर गोबर की खाद, फसलों का अवशेष नहीं डालना तो भी आप बहुत दिन तक प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। मित्र देखो, 2-3 चीज़ें हैं। आपको एक तो डरना नहीं है, कहते हैं डर के आगे जीत है, और मैं देश के 14 करोड़ किसानों के दिलों में जो डर है ना, डर को निकालने की बात कर रहा हूँ। दूसरा, हमारे जो 5-6 लाख के आसपास किसान फॉलोवर हैं, मैं उनसे एक अनुरोध भी करता हूँ, क्योंकि हमको पूरे देश की कृषि योग्य भूमियों की फर्टिलिटी बढ़ानी है, हमको पूरे देश के बच्चों की और बुजुर्गों की सेहत सुधारनी है, हमको जो ढेर सारा पैसा खेती में लगता है वो बचाना है, हमको हर किसान को कर्ज से मुक्ति दिलानी है। इतना सब कुछ अगर आप चाहते हैं हो जाए तो मेरे साथ मिलकर के सबको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग हमारा नुस्खा फॉलो करते हैं लेकिन वो पड़ोसी को नहीं बताते, ये गलत बात है। कारण क्या है मित्र? मेरा ये 5 एकड़ का खेत है, अगर मैं यहाँ करूँ और मैं लोगों को ना बताऊँ तो मैं क्या कर लूँगा? हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे दिल्ली में, नोएडा में, कलकत्ता में, बम्बई में, पूना में नौकरी के लिए जाते हैं, क्या खाते हैं? जब किसी बच्चे की जॉब लग जाती है तो माता पिता बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे की 14 लाख के पैकेज की जॉब मिल गई। मित्र, जॉब तो मिल गई, लेकिन अब वो बाहर गया तो खाएगा क्या? खाने के लिए उसको गेहूं खाएगा तो उसमें भी ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड है, मटर खाएगा वहाँ भी है, पनीर खाएगा, सब्जियां खाएगा, फल खाएगा, सब में मिलावट है। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि सब लोगों की जेब में पैसे तो खूब आ गए लेकिन खाना गंदा है, खाना दूषित है, खाने में स्वाद नहीं है, ना उसमें पौष्टिकता है। देखिए हो क्या रहा है मित्र, जैसे आज आयुर्वेद एक इतना बड़ा विज्ञान था कि अगर बात की बीमारी के लिए अमुक नाम की कोई जड़ी बूटी है और वो जड़ी बूटी खाई जाएगी तो बात की बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन आज दूर नहीं होती। उसका भी कारण है कि पहले जड़ी बूटियां जंगल से लाई जाती थीं, जंगल की सॉइल हेल्दी होती थी, जो जड़ी बूटियों में जो मेडिसिनल वैल्यू थी वो पूरी थी। आज देश में जड़ी बूटियों की भी खेती हो रही है, और किस ज़मीन में हो रही है? जिसमें खुद की सामर्थ्य नहीं है, ज़मीन की, जिस ज़मीन की खुद की सामर्थ्य में 70% गिरावट आ गई है, अब वहाँ अश्वगंधा करें, तुलसी करें, मोरिंगा करें, ये करें, वो करें, कुछ भी उगाएं आप,
और आप सोचेंगे कि ये अश्वगंधा पीने से ऐसा होता है, तुलसी का चाय पीने से ऐसा होता है, मुलैठी खाने से ऐसा होता है। मित्र, मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ भ्रम है। क्योंकि ध्यान रखना आप, अगर मिट्टी स्वस्थ है, मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% से ज़्यादा है, तो देखिए कितने लाभ हैं। किसान को ना तो उर्वरक डालने पड़ेंगे, ना तो उसको कई बार जुताइयाँ करानी पड़ेंगी, ना उसको फसल में पानी लगाना पड़ेगा, ना फसल में कोई बीमारी लगेगी, और जो फसल की उपज आएगी उसमें पौष्टिकता 100% होगी। जैसे कहते हैं ना कि चना खाने से ऐसा हो जाता है, कैसे? कुछ नहीं होता मित्र। बंजर जमीन में यानी 2%, 0.2% के जीवांश कार्बन की जमीन में चना बोया जाएगा तो उसमें क्या वो गुण आ जाएंगे जो होने चाहिए? नहीं आ सकते। आज बहुत सारे विज्ञान के जानकार पब्लिक को, किसान को जाने क्या क्या बताते हैं, जिसका कोई विज्ञान नहीं है, ना कोई दर्शन है। मैं खेती में एक चीज़ कहता हूँ मित्र, कृषि विज्ञान का जो विषय है, विज्ञान की परिभाषा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो खेती का विज्ञान में क्रम क्या है? पहले जमीन है। जैसे किसी के पास जमीन नहीं तो खेती नहीं कर सकता। अब किसी के पास बंजर जमीन है तो क्या कर सकता है? और किसी की जमीन में जीवांश कार्बन नहीं है तो क्या कर सकता है? तो कृषि विज्ञान का जो परिभाषा है कि पहले जमीन को देखना है और जमीन की उर्वरता के अनुसार मुझे चयन करना क्या फसल बोनी है। आज तो कमर्शियल फार्मिंग देश दुनिया में सारे लोग कहते हैं गन्ना बोना है, कपास बोना है, सोयाबीन बोना है, धान लगाना है, यानी सबको पैसा चाहिए मित्र। ये धरती माता चाहे जितनी बर्बाद हो जाए, किसी को चिंता नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ किसानों से कहता हूँ कि आप धरती माता के हो जाइए, धरती माता की पूजा करिए, धरती माता में जीवांश कैसे बढ़ाया जाए इस विषय पर सोचना शुरू करिए। अब जब धरती माता में जीवांश बढ़ाने की बात आएगी तो क्या सोचना है? सोचना कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात मैंने बताई कि फसलों के जितने भी अवशेष हैं, अगर पशु है तो पशु खाए, गोबर वापस आए। अगर पशु नहीं है तो फसलों की हार्वेस्टिंग करा करके जितना भी फसल अवशेष है वो ज़मीन में वहीं पड़ा रहने दें। खरपतवारों को बीडीसाइड डाल करके ना मारें। करना तो पड़ेगा मित्र। दो चीज़ें आज की तारीख में बता दूं कि हमारे देश के लोग तब खुशहाल होंगे जब धरती माता खुशहाल होगी। आज धरती माता की कोई बात नहीं करता है। जैसे लोग क्या कहते हैं, अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। अरे कोई भी बीज मैं डालूंगा इसी ज़मीन में डालूंगा ना। जब ज़मीन में दम नहीं है फसल को पालने की तो फिर आपको यूरिया डीएपी डालना पड़ेगा, फिर आप केमिकल फार्मिंग में चले गए। तो ज़मीन की दम को बढ़ाना है, और ज़मीन की दम होती है जीवांश कार्बन। जब ज़मीन में जीवांश कार्बन बढ़ता है तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि फसलों को जो चाहिए वो भूमि दे देती है। यानी कि जब जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तो जीव का तो आप जानते हैं 12 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 2 घंटा की लाइफ साइकिल है। तो कार्बन को खाते हैं फिर मर जाते हैं, वे क्रिया चलती रहती है। कार्बन जितना ज़्यादा होगा जीव उतने ज़्यादा पनपेंगे और उतना ज़्यादा मरेंगे। तो जीवांश, फसलों का मुख्य भोजन मित्र जीवांश है। जीवांश में सारे पोषक तत्व, जैसे आज की तारीख में वैज्ञानिकों ने कहा कि फसल को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं कहता हूँ जब लोग ये बात जानते ही नहीं थे, जब एग्रीकल्चर साइंस थी ही नहीं, जब किसी भी पोषक तत्व का ज्ञान ही नहीं था, तब क्या इस धरती में फसलें नहीं होती थी? तब भी होती थी। तो कैसे होती थी? प्रकृति का मैनेजमेंट था। इंसान ने अपने स्वार्थ, अपने लालच के कारण सब सत्यानाश किया है, और सत्यानाश इतना कर दिया है मित्र कि अब सत्यानाश की गुंजाइश बची नहीं है। अगर 10 कदम और आगे चलेंगे ना तो फिर जान लीजिएगा कि मेरे बच्चों का भविष्य जो है ना बहुत अंधकार में है। आज भी तो आधी दुनिया तो बीमार है, आधी दुनिया नियमित चिकित्सकों की शरण में, और जो चिकित्सकों की शरण में नहीं है वो भी बीमार जैसे ही हैं।
तो हमें हेल्दी जीवन जीना है। खेती का मतलब होता था एक ऐसा भोजन खाऊं जिससे तन और मन मजबूत रहे और पवित्र रहे। आज किसी बच्चे को कोई माँ बाप डांट देता है तो आत्महत्या कर लेता है। रोजाना टेलीविजन में आपको घटनाएं मिलेंगी। कारण क्या है कि हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और किसकी बदौलत हो रहे हैं? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जब हम दूषित अन्न खाएंगे तो मेरा मन दूषित हो जाएगा। अब कल्पना करना, किसी माँ बाप ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी खुशहाली को प्राप्त किया है, बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, मेहनत किया है, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाया है, और किसी छोटी सी बात पर माता पिता ने बच्चे को डांट दिया, बच्चा सुसाइड कर लेता है। अब उसकी ज़िंदगी में क्या बचा मेरे? ये सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उनका सबका रीजन एक ही है कि धरती माता को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। धर्म गुरु भी धरती माता की बात नहीं करते, नीतियां भी धरती माता की बात नहीं करती, कृषि वैज्ञानिक भी धरती माता की बात नहीं करते। धरती माता की बात कोई इसलिए नहीं करता है कि मित्र, कि जब तक इंसान संकट में रहेगा तब तक हमारा धंधा चलेगा। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है देश के हर किसान से कि अपने बच्चों को बचा लीजिए यार। बच्चों का भविष्य धरती माता के भविष्य से जुड़ा है, क्योंकि आज हम धान गेहूं का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं, भूगर्भ जल का दोहन करते चले जा रहे हैं। गर्मियों में टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। आज देश के यदा कदा इलाकों को छोड़ दीजिए, कुएं सारे के सारे खत्म हो चुके, जलाशय लगभग गांव के खत्म हो चुके, सब गांव में समर चल रही है। कई इलाकों में भूगर्भ जल स्तर इतना तेजी के साथ खत्म होता जा रहा है कि उम्मीद ये है कि 10 साल बाद को पीने का पानी न मिले। तो हमने जो बनाया है, कागज का नोट इकट्ठा किया है, उसका करेंगे क्या? मित्र, मनुष्य की 3 जरूरतें पहली हैं, 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिले शुद्ध, 20 बार पीने का पानी मिले शुद्ध, और 2 बार रोटी मिले शुद्ध। तो शुद्ध हवा मिलेगी जंगल को लगा करके, शुद्ध पानी मिलेगा बारिश का पानी इकट्ठा करके, और शुद्ध भोजन मिलेगा धरती की सामर्थ्य बढ़ा करके। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।